अभिमन्यु अब तक अपने ऑफिस से वापस आ चुका था और अपने कपड़े बदलकर कमरे की बालकनी में खड़ा बस एकटक अपनी सूनी निगाहों से आसमान में निकले अधूरे चांद को देख रहा था। उसे अपनी जिंदगी भी उसी चांद की तरह अधूरी लग रही थी। सब कुछ तो था उसके पास, पैसा, पावर, इतना प्यार करने वाला परिवार, इतनी कम उम्र में आसमान को छूती कामयाबी, मगर फिर भी जैसे कुछ खालीपन सा था। लेकिन क्या, ये तो खुद उसे भी नहीं पता था। अभिमन्यु अभी खड़ा चांद को निहार ही रहा था कि उसके कानों में गाड़ियों की आवाज पड़ती है। वो जब नीचे देखता है तो कई सारी लग्जरी कारें एक लाइन से हवेली के मेन गेट से अंदर आ रही थी। उन गाड़ियों को देखते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो जल्दी से अपनी मुस्कान को छुपाते हुए फिर से अपना चेहरा भावहीन करके आसमान में निकले उस अधूरे चांद को देखने लगता है। पलक भी यूनिवर्सिटी से वापस आ चुकी थी और बिना कपड़े चेंज किए ही औंधे मुंह अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तभी उसकी नजर कमरे में बनी खिड़की पर जाती है, जहां से आसमान में निकला अधूरा चांद दिख रहा था। पलक अभी चांद को देख ही रही होती है कि उसे लगता है जैसे वो चांद उसे अपनी तरफ खींच कर रहा हो। बिस्तर से उठकर कब उसके कदम खिड़की की ओर बढ़ गए उसे भी पता नहीं चला। पलक बस एकटक उस चांद को देखने लगी। उसे लगा जैसे ये चांद उसे अपने पास बुला रहा हो, जैसे ये चांद उसे बहुत कुछ कहना चाहता है। उसे उस अधूरे चांद को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। पलक चांद को देखने में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब उसके पापा आकर उसके बगल में खड़े हो गए। कुशल जी पलक को इतना खोया देखकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं, जिससे पलक का ध्यान टूटता है। पलक एक नजर अपने पापा को देख फिर से चांद को निहारते हुए कहती है, पापा, ये चांद अच्छा नहीं लग रहा। चीजें तो तब अच्छी लगती है ना जब वो पूरी हो। पलक के इस मासूम से सवाल पर कुशल जी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, फिर उसी तरह प्यार से पलक के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, ऊपर वाले की माया को भला कौन समझ पाया है। कुछ चीजों को वो पूरा करके भेजता है तो कुछ चीज के दो हिस्से करके उन्हें भेजता है, ताकि वो खुद एक दूसरे को ढूंढकर पूरा करे। पलक बहुत ध्यान से कुशल जी की बात सुन रही थी। कुशल जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जैसे इस चांद को ही देख लो, भगवान जी ने इसे इतना सुंदर बनाया, मगर इसकी चमक छीन ली और तारों को दे दी, जिससे चांद को वो चमक तारों से लेनी पड़ती है, जिससे ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं और आसमान को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। कुशल जी की बात सुनकर पलक बस मुस्कुरा देती है। कुशल जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हम तो आपको खाने के लिए बुलाने आए थे, जल्दी से नीचे आ जाइए। इतना कहकर कुशल जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही पलक फिर से खिड़की से झांक रहे चांद को देखते हुए सोचने लगती है, क्या आपने मुझे भी किसी को पूरा करने के लिए बनाया है भगवान जी? अगर हाँ, तो कौन है वो? क्या वो भी इस चांद की तरह खुद को अधूरा महसूस करता होगा? ऐसे ही सवाल उसके मन में चल रहे थे। इधर अभिमन्यु के मन में भी ऐसे ही सवाल चल रहे थे। कौन होगा इन तारों सा मेरी जिंदगी में जो मुझे पूरा करेगा? हे भोले, क्या तुमने मेरे लिए कोई बनाई भी है या मुझे अधूरा ही भेज दिया है? अभिमन्यु अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे महसूस होता है कि कोई उसके बगल में आकर खड़ा है। अभिमन्यु, आप तो हमसे नाराज थे ना? राजवीर, क्या करे, हम आपसे नाराज ही तो नहीं रह पाते। खैर छोड़ो, ये बताओ, आप यहाँ अकेले ऐसा क्या देख रहे हैं कि आप हम सबसे मिलने नीचे भी नहीं आए? अभिमन्यु उसकी तरफ देखता है। ये वही आदमी था जिसके साथ अभिमन्यु की उसके ऑफिस में बहस हुई थी। अभिमन्यु नम आंखों से, भाई साहब, क्या हम आपको गले लगा सकते हैं? राजवीर अभिमन्यु को गले लगा लेता है। ये है राजवीर सिंह राठौड़, अभिमन्यु के ताऊ सा के बड़े बेटे। अभिमन्यु के पिता की मौत के बाद इन्होंने ही अभिमन्यु को पिता का प्यार दिया। अभिमन्यु सबसे ज्यादा इनके ही करीब है। अपनी खुशी हो या आंसू सिर्फ इनके सामने ही जाहिर करता है। राजवीर भी दिल के बहुत साफ इंसान है। राजवीर अभिमन्यु की पीठ सहलाते हुए, क्या हुआ बच्चा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? अभिमन्यु की आंखों की नमी आंसू बनकर उसकी आंखों से बह जाती है। कुछ नहीं भाई साहब, बस आप कुछ वक्त ऐसे ही रहिए।
राजवीर भी अब बिना कुछ कहे अभिमन्यु को गले लगाए खड़ा रहता है। वो भी अभिमन्यु की मनोदशा समझ रहा था। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालना, अपने आप को हमेशा सख्त रखना और अपनों से ही दूरी बनाकर रखना ताकि कोई आपकी कमजोरी का फायदा न उठा सके, और उस पर अभिमन्यु के इमोशंस जो वो किसी से शेयर नहीं करता, बस उन्हें अपने अंदर ही दफन कर देता है। मगर राजवीर को देखकर वो अपने इमोशंस कभी छुपा ही नहीं पाता। कुछ वक्त बाद अभिमन्यु भी खुद को नॉर्मल करते हुए राजवीर से अलग होता है और अपना चेहरा पहले की तरह भावहीन करते हुए खड़ा हो जाता है। राजवीर भी उसकी इस हरकत को देख मुस्कुरा देता है। उसी वक्त अभिमन्यु को अपने पीछे एक झटका महसूस होता है। इस झटके को महसूस करके अभिमन्यु भी मुस्कुरा देता है, मगर कहता कुछ नहीं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या भाई साहब, आज हम फिर से हार गए। इतना कहकर वो शख्स जो अभिमन्यु की पीठ पर सवार था, वो नीचे उतरकर जाके बेड पर पालथी मारकर अपना चेहरा अपनी हथेलियों के बीच रख के मुंह फुला लेता है। ये हैं शिव सिंह राठौड़, अभिमन्यु के काकूसा के सबसे छोटे बेटे। ये अभी सिर्फ 18 साल के हैं, भाइयों में सबसे छोटे और सबके लाडले। इन्होंने बस कुछ वक्त पहले ही अपना कॉलेज खत्म किया है और अब बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई में लगने वाले हैं, ताकि आगे जाकर ये अपने प्यारे भाई सा की बिजनेस में मदद कर सके। अभिमन्यु और राजवीर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। अभिमन्यु बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब अगर आप इतने प्यार से हमें डराएंगे तो भला हमें डर कैसे लगेगा। अभिमन्यु की बात सुनकर शिव उसे कंफ्यूज होकर देखता है, जैसे कह रहा हो, आपके कहने का मतलब क्या है। शिव के ऐसे क्यूट एक्सप्रेशंस को देखते हुए अभिमन्यु अपने आप को थोड़ा सख्त बनाते हुए कहता है, अब अगर आपकी नौटंकी हो गई तो नीचे चले। इतना कहकर अभिमन्यु कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर शिव खुद से ही बड़बड़ाता है, ये कभी नहीं सुधर सकते, खड़ूस। फिर राजवीर की तरफ देखते हुए कहता है, प्यार सबसे करते हैं मगर दिखाते किसी को नहीं। इतना कहकर शिव मुंह बना लेता है। शिव की बात पर राजवीर भी मुस्कुरा देता है और फिर दोनों साथ में नीचे आ जाते हैं। अंधेरा कमरा। वही शख्स अभी भी रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था। तभी एक आदमी आकर उसके पीछे खड़े हो जाता। अपने पीछे खड़े आदमी को देखते हुए चेयर पर बैठा शख्स पूछता है, काम हुआ। पीछे खड़ा आदमी कहता है, मन ने अपने आदमियों ने काम पर लगा दी उसे, कल तक आपने खबर मिल जाएगी। इतना कहकर पीछे खड़ा आदमी चुप हो जाता है। कुर्सी पर बैठा शख्स उसे जाने का इशारा कर देता है। अपने मालिक का इशारा पाकर पीछे खड़ा आदमी वहां से चले जाता है। अपने आदमी की बात सुन कुर्सी पर बैठे शख्स के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खिल जाती है। खेल शुरू। इतना कहकर वो आदमी शैतानी हंसी हंसने लगता है। अभिमन्यु के बाकी के परिवार से हम कल मिलेंगे। कैसे है ये एहसास जो अभिमन्यु और पलक को महसूस हो रहे हैं? क्या होने वाला है आगे? आखिर कौन सी साजिश रच रहा है वो अंधेरे कमरे का शख्स? जाने के लिए सुनते रहिए एक अजनबी मोहब्बत सिर्फ एहसास पर।